सिख समुदाय वोट कैसे करता है और किन किन मुद्दों पर सिख समुदाय में वोट होता है और किस हद तक धर्म के नाम पर राजनीति होती है और क्या धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसकी सच्चाई क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए सिख समुदाय से मेरे साथ हैं अवतार सिंह खालसा, आप चीफ एडवाइजर हैं ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, और उनके साथ सूरज सिंह तूफानी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के। सबसे पहले अवतार जी आपके पास आऊंगा। सिख समुदाय, जम्मू कश्मीर का सिख समुदाय कैसे वोट करता है, यानी वोट करने का मिजाज क्या है, क्या सोच के वोट करता है? मुझे लगता है शुरुआत यहीं से करते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि सिख समुदाय वोट कैसे करता है, हम भी आपकी तरह सिटीजन हैं। जैसे आप वोट मशीन का वो बटन दबा के करते हैं, हम भी वोट वैसे ही करते हैं। रही बात, हम कोई आपसे अलग नहीं है। रही बात, आप वोट ये पूछे मेरे से कि आप क्या सोच कर वोट करते हैं। वही मैंने पूछा आपसे कि आप क्या सोच कर वोट करते हैं, मुद्दे आपके क्या होते हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि चिंतन मंथन तो जाहिर सी बात है समाज के वो लोग करवाते हैं। नेता तो ठीक है, वो आ रहा है, वो अपनी बात आपके समक्ष रख रहा है, लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जिनसे लोग सलाह मशवरा करके वोट डालने के लिए जाते हैं। तो आपसे सबसे पहले यही कि किन मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट करते हैं? देखिए, हम माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी हैं यहाँ पे। हम डॉक्टर साहब मेरे से पहले, मेरे ये टीचर भी रह चुके हैं, मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, ये हिस्ट्री में थे, इन्होंने काफ़ी विस्तार में हिस्ट्री के बारे में बताया। हम पूरी स्टेट में किसी भी कंस्टिट्यूंसी में हम इतनी वोटिंग तादाद हमारी नहीं है कि हम अपना कैंडिडेट खुद चुन के भेज सकें। हाँ, हम बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइडिंग फैक्टर जरूर बनते हैं। एक बार हमारा यहाँ एमएलए जीता है इंडिपेंडेंट, मिस्टर एच.एस. बाली साहब, तब सिखों को डिनाई किया गया था रिप्रेजेंटेशन, तब भी कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ था। सरदार हरवंश सिंह की सीट काट के पंडित तरोजन दत्त को दी गई थी। तो उस वक्त महंत बचित्तर सिंह जी ने सिख कम्युनिटी को एकत्र किया और डिसाइड किया कि हमने इस बार एमएलए अपना जिता के भेजना। उसमें खाली सिखों ने वोट नहीं किया, हमारी डिमांड को बाकी लोगों ने भी जेन्युइन समझा और हमारे साथ खड़े होके, और एक कदावर नेता कांग्रेस का पंडित तरोजन दत्त जी, एक मैं वाक्य शेयर करना चाहूँगा डॉक्टर साहब यहाँ पे। मुझे बाली साहब ने बताया कि जब मैं असेंबली में गया तो डॉक्टर फारूक ने उठकर मेरे को प्रणाम किया कि आपने मेरे को बड़ी मुसीबत से छुड़ाया जो पंडित को हराया। इसलिए सिख समुदाय पीछे नो डाउट कांग्रेस को वोट करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। ठीक, लेकिन 70 साल कांग्रेस का चलने के बाद हर बंदे की अपनी अपनी राय है, अपना अपना तजुर्बा है, अपनी अपनी आंख से किसी को देखता है, वो कैसे देखता है ये उसकी आंख है। मैं इन तमाम चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन इससे पहले अवतार सिंह जी, मैं सूरज सिंह जी से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। सूरज सिंह जी, आपने देखा होगा कि पहाड़ी कबीला के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ी कि गुजर बकरवाल कबीला के पास एसटी है और एसटी के चलते उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बहुत फ़ायदा होता है, गुर्बत से बहुत सारे लोग बाहर निकल आए, हमको भी दीजिए। तो सरकार ने उनको एसटी दे दिया, अब वो समुदाय भी खुश है इसको लेकर। आपसे जानना चाहूँगा कि 1953 से लेकर साल 2024 तक जितनी भी सरकारें रही हैं, कितना प्रतिशत सिख समुदाय का युवा पुलिस में, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सेटअप में, या जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सेटअप में आया है, ये जानना चाहूंगा मैं। धन्यवाद जी, आपने हमें आज जहां हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करने समय दिया। जो मुद्दे आप सिख समुदाय से जोड़ रहे हैं वो सारे ही लोगों के हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं चाहे भारतवर्ष से हैं, लेकिन आपने हमें एज सिख रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे बुलाया है, तो मैं ये कहूँगा कि आज तक जितने भी सिख युवा या सिख पर्सनालिटीज़ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्वारीगढ़ सर्विसेज में आए हैं,
वो अपने बलबूते पे आए हैं, अपनी मेहनत से, अपनी लियाकत से आए हैं। किसी भी सरकार की तरफ से हमें कोई भी ऐसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया कि हमें लगे कि हमें कोई विशेष तरीके से हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। हम हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं। अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूर्व डॉक्टर निर्मल सिंह जी जहाँ थे, इतिहास के वो बहुत बड़े प्राचार्य रहे हैं। उनको पता है कि 40 साल से पहले भी हो या 40 साल के बाद हो, जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय का हर क्षेत्र में बहुत योगदान है। ठीक, लेकिन इसी को आगे हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकेगी? कंपटीशन मानना है। जैसे कि कुछ पिछड़े कबीलों को, जातियों को, उपजातियों को, जनजातियों को रिजर्वेशन का लाभ देकर उनको ऊपर उठाने की, ऊपर ले जाने की, उनकी तरक्की के राह खोले जा रहे हैं। सिख समुदाय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, तो खुद ब खुद उसके जो कुछ हमें लाभ है वो हमारी कम्युनिटी को मिलेंगे। सेकंड, मैं जरूर कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन वहाँ हम रिप्रेजेंट इसलिए कर पाते हैं कि हमारा बोर्ड जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है। हालांकि हम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। 16 से 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ पे हम गिनती में आके हराने का और जिताने का काम करते हैं और करते आए हैं। तो क्यों ना सिख समुदाय को बाकी की तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। जैसे मैं किसी समुदाय का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हम चाहते हैं कि सरकार जिनको भी ये लाभ देती है उनके उत्थान के लिए करती है। तो सिख समुदाय का उत्थान अगर किया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी जाए सभी एक कॉन्स्टिट्यूशनली। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी में सिख समुदाय के कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, तराल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दिया है, लेकिन वो उनकी पर्सनल चॉइस है पार्टीज की कि कहां से वो किस कैंडिडेट को जिता सकते हैं। लेकिन अगर सिख समुदाय को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया एज पर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जरूर हम लोग ज्यादा योगदान डाल सकेंगे जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नारे के साथ कि विकास जो है उसमें हम भी अपना योगदान डाल सकेंगे। अवतार सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि साल 2014 तक की बात करते हैं, क्योंकि साल 2014 तक सिख समुदाय के अगर उसके पूरे सभी चीजों का आप आंकलन करते हैं तो अलग अलग सरकारों का आपके साथ व्यवहार कैसा रहा है? पहला सवाल। दूसरा, चटी सिंहपुरा में शहादतें हुई, आपको याद होगा। 10 साल उसके बाद कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। जम्मू कश्मीर में भी वो सरकारें रही जिन्होंने इस बार आपको चांद पर पहुंचाने का वादा किया है। जानना चाहूंगा कि 10 साल में आपके उस दर्द और उस तकलीफ को एड्रेस करने के लिए सरकारों ने क्या किया, और जो चटी सिंहपुरा में शहीद परिवार, जो लोग शहीद हुए थे, उनके परिवारों के साथ उन सरकारों ने 10 साल में क्या किया, वो थोड़ा उसका उल्लेख कीजिएगा ताकि पता चले कि साल 2014 तक आप कहां खड़े थे। देखिए, आज़ादी के बाद नो डाउट सिखों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन हमें तोहफे में क्या मिला? सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने यह कहा कि सिख एक जराइम पेशा कौम है। ये हमारा आज़ादी की लड़ाई का हमें रिजल्ट मिला। उसके बाद 1953 में पुलिस अटैक हरमंदिर साहब पे हुआ। उसके बाद 1984 में जो धर्म युद्ध मोर्चा एक अपने हमारी डिमांड सी, हमारा एक चैनल अलग होना चाहिए, जो आज प्रसारण हो रहा है, हमारी एक स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, उसको धर्म युद्ध मोर्चा का नाम दिया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1984 के बाद जब दरबार साहब पे अटैक किया गया, उस मुकद्दस जगह पे जिस गुरु ग्रंथ साहब को, उस सिखों का गुरु नहीं है, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा, वो पूरी मानवता के लिए वो संदेश है। और उसको गोलियां मारी गई, जो आज भी हमारे जब वो दिन आता तो हमें दिखाया जाता है। ये हमें गिफ्ट में ये मिला। उसके बाद 27,000 नौजवान हमारा, जो जसवंत सिंह खालड़ा जी ने ऑफिशियल डाटा निकाला गया म्यूनसिपैलिटी से, अमृतसर की म्यूनसिपैलिटी, डिफरेंट सिटीज की, 27,000 नौजवान की जो डेथ, जो अनक्लेम्ड बॉडी कह के इन्होंने किया। और उस जसवंत सिंह खालड़ा का आज तक पता नहीं है वो कहाँ पे है।
ये तोहफा हमें मिलता आया इस जो पिछली सरकारें रही है। रही बात आज सिख क्या कह रहा है, आज सिख चाहता है कि अगर हमने इतनी देर उनके साथ चल के देखा है तो आज जिस तरीके से जो केंद्र सरकार काम कर रही है, नो डाउट स्टेट में भी 3-3.5 साल सरकार रही है, में रहे हैं, कुछ जो मैं समझता हूं कुछ हमें समझाने में भी फर्क पड़ रहा है और कुछ समझा भी नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब, एक तो हमारी जो आज की बात हम कर रहे हैं, अगर आज हम खड़े हैं इनके साथ, एक तो हमारी पंजाबी भाषा की बात है। पंजाबी लोग माँ बोली कहते हैं, हमारी माँ बोली नहीं है, वो हमारी गुरु बोली है, हमारी गुरुमुखी है वो। हम उसके बिना अगर उसके हटाने से सरकार को कोई फायदा है हमें बता दें, हम चुप कर जाएंगे। अगर उसके लागू करने से सरकार को कोई नुकसान है, हम देश के खिलाफ चलने वाले नहीं हैं, हम भी चुप कर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी एक माँ बोली को लागू किया जाए। जो नरेंद्र भाई मोदी ने सत्कार जो मान साहब जी के साथ जो आज सुबह उन्होंने लाइव होकर कहा है कि डॉक्टर नरेंद्र भाई मोदी से 15 मिनट की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसमें ये पंजाबी लैंग्वेज लागू करेंगे। दूसरी बात, एक नॉन माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाया गया, शायद वो 425A था। उसमें नॉन माइग्रेंट्स में पंडित्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सिख तो मेजॉरिटी में आते हैं वहाँ पे। लेकिन क्या किया गया, उसको ओब्लिक कश्मीरी पंडित कर दिया गया। पहले था नॉन माइग्रेंट। वो हम डॉक्टर साहब चाहते हैं कि अगर हमारा सिख वहाँ बैठा है, ये बात भी डॉक्टर नरेंद्र भाई मोदी जी से मान साहब की हुई है कि उसका एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिलेगा अगर, तो सिख हमारा वहाँ अपना, हमें किसी झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे सिर पे दस्तार है, जिसके सिर पे दस्तार है वो इंडियन है, वो नेशनल है। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा। मेरे को अब्रॉड जाने का मौका मिला, जब मैं लाइन में खड़ा था तो मुझे वो गोरा बुलाता है, कहता यू इंडियन प्लीज कम दिस साइड। उससे मुझे पूछना नहीं पड़ा, मेरा पासपोर्ट नहीं दिखना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कश्मीर में सिख बैठा है, आज राष्ट्र का झंडा लेके बैठा है, तो उसको हमें बचाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि कश्मीर में सिख बैठा है, मेरा सवाल बड़ा सीधा था। मैंने आपसे पूछा कि जब हम चढ़ी सिंहपुरा की बात करते हैं, सिख नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सिख नौजवानों की विजिबल प्रेजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हो, जब ये बातें हम लोग करते हैं, तो मैंने आपसे पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड पूछा, जिन सरकारों का ये क्लेम है कि हमने सिख समाज की एस्पिरेशंस को, सिख समाज के जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो साल 2014 तक जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आप लोग कहां थे, और साल 2014 तक आप जम्मू कश्मीर के पुलिस सेटअप में कहां पर थे, आप पॉलिटिकल सेटअप में कहां पर थे? मेरा सवाल ये है। नहीं, पॉलिटिकल सेटअप में हम कहीं नहीं थे। ठीक है, कारण क्या उसका? कारण ये है कि आपकी त्राल में साइजेबल प्रेजेंस है। अगर आरएसपुरा से मुफ्ती मोहम्मद सईद चुनाव जीत सकते हैं तो एक सिख कैंडिडेट त्राल से भी चुनाव जीत सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं। जब तक हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, डेमोक्रेसी इज नॉट द काउंटिंग ऑफ हेड्स। ठीक, जब काउंटिंग ऑफ हेड्स की बात आएगी फिर तो हम कभी भी नहीं बन सकते। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है कि हम अपने बलबूते पे अपना कैंडिडेट जिता के भेज सकें। तो अवतार सिंह जी, जब तक हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। मैं सूरज सिंह जी के पास जाऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये सारे मुद्दे आपके हैं, पहाड़ी कबीला के लोग परेशान है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, हर समुदाय परेशान है, जनाब यहाँ इतनी % रिजर्वेशन, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। सिख समुदाय के भी बहुत सारे नेता हैं, हर राजनीतिक दल के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपको अपने बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आती? क्या आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अपनी प्रेजेंस आपकी है ही नहीं, ना के बराबर ये नजर नहीं आती? और इतने सारे नेता होने के बावजूद, और अगर मैं साल 1996 से ही बात करूं तो 2014 तक आप सभी लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपके बड़े ताकतवर लोग रहे हैं, पीडीपी के साथ आपके ताकतवर लोग जुड़े हुए रहे हैं, कांग्रेस के साथ आपके बड़े ताकतवर लोग जुड़े हुए रहे हैं। तो उन लोगों ने सिख समुदाय के लिए किया क्या? और अगर आज आपको मौका मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर 10 साल का खंड देखा जाए, उसमें दिखता है कि 4 साहिबजादों को लेकर छुट्टी का ऐलान करना, उसके बाद सिख समुदाय की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को समझते हुए हर जगह कोशिश करना कि किसी तरीके से संवाद शुरू किया जा सके या संवाद आगे बढ़ाया जा सके। पंजाब को बड़ा गंभीरता के साथ लेना, तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि अगर इतने ताकतवर लोग मौजूद थे तो आप सेटअप में क्यों नहीं आ पाए? या आप ये कहेंगे कि आपके युवा प्राइवेट कामकाज बहुत करते हैं, उनको सरकारी सेटअप में आने के लिए वो मतलब प्रेरित नहीं हो पाते? देखिए, सवाल बहुत गंभीर है
हर एक शख्स का आज की जमीन, रोटी, कपड़ा और मकान का मुद्दा जो महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं हम पॉलिटिकल सेटअप में, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, सोशल सेटअप में आगे आएं, हमें मौका दिया जाए। जैसे अभी कहा कि पिछली सरकारों के टाइम पे भी आपने पार्टीज का नाम भी लिया, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो वर्कर को, अपने वर्कर जो उनके साथ जुड़ता है उसको अहमियत देती है, आम पर्सनालिटीज को लेकर सामने नहीं आती। कोई समय ऐसा आएगा जब हम ये कहेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर के साथ साथ जो समाज में बहुत अच्छी शख्सियतें हैं उनको भी सामने लाएं। ये एक तरफ हो गया। हम आज तक जो कहते हैं 47 से लेकर आज तक, जैसे मैंने पहले भी कहा, करते हैं तो वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, सीधी सी बात है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई खाद नहीं दी कभी। अगर हमारा कोई कहीं एमएलए जीत के आया होगा, उसकी अपनी रेपुटेशन या उस पॉलिटिकल पार्टी में उसका योगदान रहा होगा, इसलिए वो आया होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, हमें इतना चांस देना है कि हम जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करें, भारतवर्ष के विकास में योगदान करें, तो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जरूरी होगा। हम कौन हैं? मैं इतिहास में जानना चाहूँगा, जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जब महाराजा रणजीत सिंह ने जहाँ पे इंडिपेंडेंट राष्ट्र स्थापित किया, जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा था। और हम सभी ने मिलके, चाहे हम जम्मू कश्मीर से थे, चाहे पाकिस्तान पंजाब से थे, चाहे हिंदुस्तान पंजाब से थे, हमने मिलके पहले दर्रा खैबर को बंद किया ताकि हमारी मातृभूमि में कोई पैर ना रख सके। हमने चीन की बाउंड्री तक हमारे योद्धाओं ने, डॉक्टर साहब ने अभी जनरल जोरावर सिंह जी का नाम लिया, उस वक्त की बात है, हमने अपनी जान लड़ाई, हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, चाहे हम सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, हम लोग जान लड़ाई, हमने अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर किया और आज भी करते आए हैं। चाहे हम आर्मी में हैं, मेरे बहुत माननीय जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, हमने योगदान दिया। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, हमारा युवा अगर उसको चांस नहीं मिलेगा तो वो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, वो जहाँ से बाहर जाना शुरू कर देगा। अगर हमारे युवाओं ने यहाँ से बाहर निकल के, हम तंग आ गए, हमें बाहर निकला मजबूरी बन गई, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, हम इस मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं, इस मातृभूमि की तरक्की समृद्धि करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा युवा बाहर जाके नाम कमा रहा है, वहाँ कामयाब हो रहा है, सिख समुदाय का युवा अगर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, शारजा में वहाँ जाके नाम कमा रहा है, तरक्की कर रहा है, कामयाब हो रहा है, तो उसको चांस यहाँ देना चाहिए। उसको जहाँ चांस दो, जहाँ चांस देने का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, हम दोनों में वेलकम करते हैं। अवतार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुझे एक एक रीजनल, एक एक पॉलिटिकल पार्टी को लेते हैं। पहले मुझे आप बताइए, कांग्रेस ने तीन कौन से बड़े काम जम्मू कश्मीर में आपके लिए किए, अगर आपको याद हो? 3 बड़े काम जो कांग्रेस ने किए हो। मुझे कोई ऐसा एक भी काम याद नहीं जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया। अब आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 2 क्षेत्रीय दल हैं, वो भी आपके वोट के बड़े जबरदस्त दावेदार हैं। उन्होंने कोई बड़ा काम आपके लिए किया हो, कभी आउट ऑफ द वे जाके नॉमिनेट करके आपका कोई एमएलए बनाया हो, या किसी एडवाइजरी बोर्ड का किसी को चेयरमैन बनाया, कुछ आपको याद आता हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरदार हरवंश सिंह को 2 बार नॉमिनेट किया और दोनों बार नॉमिनेट करके उनको मंत्री बनाया। ठीक। कम्युनिटी को क्या दिया है? आपने पहले पूछा मेरे से, छठी सिंहपुरा, जो महजूर नगर, ये सब हुआ है। फिर 84 में तलवाड़ा में जो किलिंग हुई है, आज तक हमें उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। ठीक। किसी का कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, ना ही किसी के बारे में पूछा गया। आखिर वो 21 अगर सरदार मारे। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बीजेपी के 3 बड़े काम गिनवाइए जो पिछले 10 सालों में सिख समुदाय के लिए हुए हों। सबसे बड़ी बात करतारपुर लांगा। करतारपुर का लांगा जो है, किसी भी कंट्री में हद क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा चाहिए होता है। एक वाहिद करतारपुर लांगा है जिसके लिए नो वीजा रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको वहां से पास बनवाना, पार जाना। ठीक। उससे बड़ी बात, दिल्ली में लाल किला के बाहर प्रधानमंत्री जी का 70 साल के बाद गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनका वो वहाँ दिन मनाना, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया वो। उसके बाद आनंद मैरिज एक्ट जो कांग्रेस सरकार ने हमें नहीं दिया, हम मांगते रह के नहीं दिया हमें। उसके बाद हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, बंदा बहादुर जी का बुत हम लगा स्थापित करना चाहते थे। हमारी डिमांड आरपी सिंह जी डॉक्टर साहब कजवानी चौक में थी, ठीक। लेकिन हमें ये प्रशासन ने आश्वासन दिया
कि ड्यू टू दिस फ्लाईओवर एंड ऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिंग रोड, जब तक वो वहाँ पे कोई पक्की सिचुएशन नहीं बनती है तब तक आप ये 4th ब्रिज पे लगाएं, वो इंस्टॉल किया गया वहाँ पे। ठीक। उसके बाद हमारी जो पाइपलाइन में जो बात चल रही है, एक पंजाबी लैंग्वेज, ये तो बड़े दृढ़ आरपी सिंह जी यहाँ बैठे हैं, मैं परसों इनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इन्होंने, इनकी वर्डिंग मैं दोहरा रहा हूँ कि विद इन 100 डेज, यही बात है सर डॉक्टर साहब, 100 डेज में पंजाबी लागू होगी। पंजाबी के बिना हम अधूरे हैं। ठीक। ये तो हमारी, ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड हमारी पंजाबी लैंग्वेज है। दूसरी बात कही आपने यूथ के लिए। ठीक। देखिए जनरल साहब ने क्वेश्चन उठाया है, इतने सीनियर बंदे का क्वेश्चन उठाना एक दिमाग ठड़कता, हम तो ऑलरेडी परेशान हैं। तो बात की जा रही है, नशे की बात की जा रही है, ये बहुत अलार्मिंग इशू है। ये किसी मजहब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर पड़ोसी घर में आग लगी, आप आराम से घर में नहीं सो सकोगे, आपको जागना पड़ेगा। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि नारकोटिक्स के बारे में कोई सख्त रूल बनाया जाए। नो डाउट अब उन स्मगलर्स की प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। हमारे यूथ जो है, आज मैं बड़े दुख से ये कहना चाहूँगा, पंजाब का यूथ क्या कर रहा है, 12th के बाद उनकी IAS है आईलेट्स। ठीक। वो आईलेट्स करता है, जहाज पकड़ता है, निकल जाता है वो। हम चाहते हैं सरकार को कोई ऐसा रूल बनाया जाए जिसमें हमें रिजर्वेशन मिले एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक, अपने एम्प्लॉयमेंट में, और प्राइवेट सेक्टर में भी हमें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ताकि हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म होगी। जो हमारा बेसिक वो था, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कोई हाल नहीं है इस वक्त स्टेट में, सब मेरे साथ एग्री करेंगे। ठीक। मैं सूरज सिंह जी आपसे भी जानना चाहूँगा, अब जैसे इन्होंने उल्लेख किया कि ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप एक नेता, एक अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और कल आपने वोट भी डालना है, तो वोट डालते समय आप इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बना के क्या वोट डालते हैं? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक यह है कि जब वोट डालने का समय आता है तो वहाँ धार्मिक धर्मगुरु भी हावी हो जाते हैं, कम्युनिटी के बड़े लोग भी हावी हो जाते हैं, वो लोग जिनके अपने राजनीतिक इंटरेस्ट हैं अलग अलग जगहों पर, वो लोग भी हावी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आ जाती हैं और फिर ये जो चीज़ें हुई हैं सारी, या ये जो परिवर्तन सारा आया है, ये परिवर्तन धरा का धरा रह जाता है। क्या इस बार भी यही होगा या इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? परिवर्तन की बात आपने की, जब तक मन में प्रबल इच्छा ना हो कुछ नहीं हो सकता। और जो सरकारें अपने समय में होती हैं, अगर वो अपने देश के हर नागरिक के लिए माइन्यूटली ऑब्जर्व करे कि किसको क्या चाहिए, तो ये कोई दो राय नहीं है कि वो काम नहीं हो सकता, बशर्ते कि नीयत साफ हो। हमने समय समय पर अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के पिछले काफी समय से मुद्दों लेके चले। माननीय अजीत सिंह, लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि वोट किस पर होगा इस बार? आपका वोट मुद्दों पर आधारित होगा या जब वोट का समय आएगा तब कहानी उलट पलट जाएगी? वही बात करूंगा कि एक मिनट, हमारा जितना भी हमारा आगे कोई प्रतिनिधि चुनने का काम जो है वो मुद्दों पे आधारित ही होगा, क्योंकि हम मुद्दे लेके चले हैं। जो मुद्दे हमारे हल हो गए, हम उसके लिए जिन्होंने हल किए हैं उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनका साथ देंगे। और जो पाइपलाइन में मुद्दे हमारी अफर्मेशन के लिए पॉजिटिवली हमारे साथ चल रहे हैं, अगर वो भी ऐसे चलते रहे तो हम उन्हीं के साथ होंगे। मुद्दों के आधार पर सिख समुदाय जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा, अपनी सरकारें चुनेगा। तो आपने इसका मतलब साफ तौर पर यह कि सिख समुदाय ने यह तय किया है कि इस बार का जो वोट हमारा है वो इस बार पर आधारित होगा कि क्या सरकार हमारे लिए कर चुकी है और क्या सरकार हमारे लिए करने जा रही है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि कारण क्या है कि आरएसपुरा की बार बार मिसाल दी जाती है कि वहां से मुफ्ती मोहम्मद सैयद चुनाव जीत गए। इस बार त्राल से एक सिख समुदाय के 2-3 नेता खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अभी जो समीकरण बन रहे हैं और जो खबरें वहां से बताया जा रहा है कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम है। आरएसपुरा में मुफ्ती मोहम्मद सैयद जीत सकते हैं, लेकिन त्राल में सिख समुदाय के लोग, जिनको लेकर आपने पिछले दिनों अगर देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, जिन वीडियोस में हमने देखा कि सिख समुदाय के युवा कश्मीर घाटी के नौजवानों के साथ मिलकर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, इनके साथ चलेंगे, सब कुछ करेंगे,
पर वोट के समय कहते हैं वोट नहीं दे सकते। तो क्या लग रहा है आपको, त्राल में कुछ कहानी बदलेगी या आपको लगता है कहानी वही है, पात्र बदलने वाले नहीं, चुनाव वो लड़ेंगे जरूर लेकिन जीतेंगे नहीं? देखिए, रही त्राल की बात, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी इलेक्शन हो चुकी है। वो रही बात, आप यहाँ की बात करते हैं, आरएसपुरा की बात करते हैं आप, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि कुछ लोगों को, हम 62 साल 63 साल उम्र हमारी हो गई है, वो 20-22 साल के थे जब चुनाव लड़ने लगे। अगर उनको एमपी की चुनाव आता है वही बंदा मिलता है, एमएलए की बारी आती है वही बंदा मिलता है, दूसरी बार एमपी की बारी आती है वही बंदा मिलता है। मैं जो समझता हूँ, इस बार जो आरएसपुरा से हमारा कैंडिडेट है डॉक्टर निर्मल सिंह, नहीं मैंने इतिहास की बात की थी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, मेरी बात सुनना, जी, मेरी बात पूरी करना। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो पेशे से एक टीचर हैं, सकौस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनका एक विजन अलग होगा। उनके दिमाग में ये बात होगी कि मैंने इसको आगे कैसे ले जाना। तो मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह किसी वजह से पीछे चल रहे हैं, और सिख समुदाय ने मन बनाया हुआ है कि हम डॉक्टर नरेंद्र सिंह के हक में वोट करेंगे और वो वोट जाएगा उसका जाएगा। सोनम जी के अंत में आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये तो सारी कहानी हो गई, मैंने इनसे सवाल ये पूछने की कोशिश की थी कि वोट धर्म आधारित होता है या कैंडिडेट आधारित होता है। आरएसपुरा में कैंडिडेट देखकर वोट पड़ रहा है, त्राल में क्या कैंडिडेट देखकर वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मेरा सीधा सवाल है आपसे। मैं जहां ये बात बहुत पुरानी बात करना चाहूंगा, खालसा जी भी जानते हैं, बाकी हमारे जो सीनियर सिटीजन बैठे वो भी जानते हैं। गांधीनगर से एक बार हरसज्जन सिंह बाली जी वो इलेक्शन में आए थे, वो जीते थे। क्यों? उन्हें लोगों की रग पहचानी थी, लोगों के मुद्दों को पहचानना था और लोगों के साथ चले थे। यही बात इस बार आरएसपुरा में भी हो रही है कि जो कैंडिडेट लोगों के मुद्दों को समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उनके मन की बात जानता है, उनके रग को पहचानता है, वो जीतेगा। और जैसे खालसा जी ने भी इशारा दे दिया, इस बार हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही दयानतदार, ईमानदार, सादा और बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो हमारे सामने आया है, हम उनको जिताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें आशा है कि अगर वो आरएसपुरा से उठ के असेंबली में आएंगे तो आरएसपुरा की बात भी जो है वो आगे आ जाएगी, सिख समुदाय की बात भी आगे आ जाएगी, और वो नेशनलिस्ट सोच का आदमी है, राष्ट्रवाद भी आगे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिख समुदाय से अवतार सिंह खालसा जी और उनके साथी। तो हाँ, इस एक्चुअली सेशन में मेरे पास ना तो समय है तो ना मैं दे सकता हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा। जी जी, जिस पंडाल में जैसे हम बैठे हैं, ये भी हमारी जम्मू की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारे जो लोकल नौजवानों ने जो मीडिया यहाँ पे लाया, हम दिल्ली में देखते थे और बाकी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते थे, लेकिन मैं इससे सबसे बड़ी मुबारक दूंगा जेके मीडिया एंड टेक वन, चौधरी सुहास जी, उनके अरोड़ा साहब, इनको ये मैं कहूँगा कि आपने जो ये हमें मौका दिया है, ये छोटी बात नहीं है, नेशनल लेवल पे ये टेलीकास्ट हो रहा है। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि ये इसी तरह आगे बढ़े और इसी तरह हमें अपनी बात कहने का मौका देते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास समय नहीं है अवतार सिंह जी, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। समय होता तो